मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलरिटी इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। मॉलिक्यूलरिटी समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें मालूम चाहिए थी, वो बेसिक डेफिनेशन भी ले ली थी हमने और उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स भी हमने देखे हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने एलिमेंट्री रिएक्शन को डिफाइन किया था। द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन ओनली वन स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लिया आपने तो वही उसका मैकेनिज्म है। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन लिख ली तो उसका मैकेनिज्म भी लिखा गया आपसे, तो मैकेनिज्म एंड रिएक्शन वन एंड द सेम है। सेकेंडली, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ जो है वो डायरेक्टली हमें मिलता है थ्योरेटिकली बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब मैं रेट लॉ लिखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। तो आप ये याद रखना कि रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। In rate law, the powers of concentration terms are always equal to the stoichiometric coefficient। मतलब इसका यह है, सीधे शब्दों में हम बता सकते हैं कि आपको रेट लॉ अगर लिखना है एलिमेंट्री रिएक्शन का तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थ्योरेटिकली भी उसका क्या कर सकते हैं? रेट लॉ लिख सकते हैं। बराबर है। दूसरा हमने देखा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। The reaction which completes in number of steps is called as complex reaction। complex reaction जनरली हम ओवरऑल रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं और जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो उस ओवरऑल रिएक्शन को हम नंबर ऑफ स्टेप्स में स्प्लिट अप कर देते हैं और नंबर ऑफ स्टेप में स्प्लिट अप करने के बाद जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप भी होती है और वही स्लोएस्ट स्टेप जो है वो पूरा का पूरा रेट डिटरमाइन करती है रिएक्शन का। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे रेट डिटरमाइन करती है वो भी हमने ऑलरेडी देखा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होती है रिएक्शन मैकेनिज्म की जो सबसे स्लोएस्ट होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्चुअली अब मैकेनिज्म जो है वो बंच ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम स्प्लिट अप करते हैं नंबर ऑफ स्टेप में। हर एक स्टेप किसका एग्जांपल होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन का। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हो, अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ढूंढ सकते हो तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ढूंढने के बाद डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के उसका क्या कर सकते हो? रेट लॉ भी लिख सकते हो। बराबर है। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को भी देखा है। The slowest step of the reaction mechanism is called as rate determining step। फिर उसके बाद हमने characteristics of rate determining step देखे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देख के, जिस स्टेप में स्टेबलेस्ट रिएक्टेंट्स है वो अपनी क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। दूसरा हमने पॉइंट ये देखा था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से फासले नहीं होती। तो ओवरऑल रिएक्शन कैन नेवर ऑकर फास्टर देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमने पॉइंट देखा था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैकेनिज्म में कहीं पे भी देखने को मिलती है। स्टेप फर्स्ट भी हो सकती है, लास्ट स्टेप भी हो सकती है, इंटरमीडिएट स्टेप भी हो सकती है। बराबर है। तो इस तरह के हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के क्या किए थे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। आज हम जा रहे हैं किसके तरफ? मॉलिक्यूलरिटी के तरफ। तो देखिए, मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलेंगे? अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो हमें पता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज है उस नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। अब रिएक्टिंग स्पेसीज कौन होंगी? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसलिए हम मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसे बोला जाता है भाई मॉलिक्यूलरिटी। बराबर है। तो हाउ कैन यू डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी? द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स involved in a rate determining step on a reactant side, on a reactant side
इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। तो देखिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ आयन चाहिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन कौन से साइड के? रिएक्टेंट साइड के। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर 2 स्पेसीज है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एकलौती एक स्पेसीज है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। ये रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है? प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड पे अगर 4 मॉलिक्यूल है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होंगी? 4। तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। इस तरह से हम डिटेल में मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वापस एक बार देखो, द नंबर ऑफ एटम्स, ions or molecules on a reactant side involved in rate determining step of the reaction mechanism is called as a molecularity। बराबर है। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको ढूंढना है तो आपको सबसे पहले मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। और मैकेनिज्म कौन सा कंसेप्ट है? मैंने कल ही आपको बताया, मैकेनिज्म इज अ प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मैकेनिज्म थ्योरेटिकली लिखा जाता है। तो मैकेनिज्म थ्योरेटिकली लिखा जाता है तो उससे मिलने वाली मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी? थ्योरेटिकल ही होगी। जैसे ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट करके ही कैलकुलेट किया जाता है, वैसे मॉलिक्यूलरिटी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म लिखो, उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ढूंढो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट स्पेसीज है उनको गिनो और उनकी जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी को हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल कंसेप्ट कहते हैं। तो अनलाइक टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए भी ध्यान में आएगा। ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो क्या आपको मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन समझ में आई? उसके लिए हमें आरडीएस मालूम होना चाहिए। तो जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे, आरडीएस को ढूंढेंगे, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट साइड पर जितने भी एटम, साइंस, मॉलिक्यूल होंगे उन सब की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो आपस से एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑन अ रिएक्टेंट साइड involved in a rate determining step of reaction mechanism is called as a molecularity. As a molecularity is deduced, as a molecularity is obtained from mechanism which is a theoretical concept. Molecularity is also theoretical concept. तो molecularity भी बच्चों क्या होगा? theoretical concept होगा। दूसरी बात, अब rate determining step जब हम लिखेंगे, elementary reaction जब हम लिखेंगे, तब कम से कम रिएक्शन में एंटर होने वाला, रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला मॉलिक्यूल का कम से कम संख्या कितना होगा? 1। 0 रिएक्टेंट तो हो नहीं सकते, 1.5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी नहीं आ सकते। देखो हम रिएक्शन को जब लिखते हैं तो H2 + ½ O2 gives H2O। तो जब मैंने रिएक्शन लिखी, बैलेंस है, बराबर है, रिएक्शन बैलेंस है। ये जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता रहे, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, बराबर है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन के सामने मैंने हाफ लिखा है, बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है। हाफ मोल इज पॉसिबल बट हाफ मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जब भी रिएक्शन को लिखना चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं? 2H2 + O2 gives 2H2O। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बैलेंस रिएक्शन में कभी भी हम फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट नहीं रखते, बराबर है। रिएक्शन को हम ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को आप आधा पाव ले सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल आधा पाव नहीं ले सकते। मॉलिक्यूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल रहेगा नहीं, बराबर है। तो जब मैं मॉलिक्यूलरिटी देखूंगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखना पड़ेगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कम से कम कितना एटम, आयन, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है? 1। उसके बाद डायरेक्ट 2, उसके बाद डायरेक्ट 3, उसके बाद डायरेक्ट 4। मतलब मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? इंटीग्रल वैल्यू रहेगी। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी आपको आधा, 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होते ही नहीं है, बराबर है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होगी? तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऑर्डर 0 भी है, फ्रैक्शनल भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। ऑर्डर possess all sorts of values, but molecularity does not possess all sorts of values. It is only integral value. वो भी कौन से? पॉजिटिव इंटीग्रल। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज
पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। समझ में? क्योंकि रिएक्शन में कम से कम एक एटम आयन या मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा, उसके बाद डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल आयन एटम भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, उसके बाद 3, लेकिन फ्रैक्शनल कभी नहीं रहेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर नेगेटिव। मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव हो सकती नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होंगी। तो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन कभी नेगेटिव नंबर नहीं दिखा सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमने देखी बहुत सारे रिएक्शन को स्टडी करके, तो हमें मॉलिक्यूलरिटी की मोर वैल्यू कौन सी कॉमन मिली? 1, 2, 3। तो मॉलिक्यूलरिटी की मोर कॉमन वैल्यू कौन सी है? 1, 2 या 3। 4 मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन भी क्या रेयरली देखने को मिलती है। तो हाइयर मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन रेयरली देखने को मिलती है। मोर कॉमन रिएक्शंस कौन सी है? कौन से मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन मोर कॉमन है? मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 एंड 3। तो मॉलिक्यूलरिटी का नंबर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या है, इसके बेसिस पर से हमने रिएक्शन को क्लासिफाई किया है। ठीक उसी तरह से जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमने क्लासिफाई किया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी वी कैन क्लासिफाई द रिएक्शन इन डिफरेंट क्लासेस। पहली है, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। The reaction whose molecularity is 1 is called as unimolecular reaction. The reaction whose molecularity is 2 is called as bimolecular reaction. And the reaction whose molecularity is 3 is called as trimolecular reaction, या आप termolecular reaction भी बोल सकते हैं। तो on the basis of molecularity we have classified the reaction in different categories: unimolecular reaction, bimolecular reaction, trimolecular reaction। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर से रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन के? तो एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन गैस जब डिकम्पोज होता है तो क्या मिलता है हमें? O2 गैस मिलता है और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो देखो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का वो है डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड, C2H5। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C2H4 मिलेगा प्लस HI मिलेगा। अब एक मॉलिक्यूल C2H4 का और एक मॉलिक्यूल का HI का मिलने के लिए, एक मॉलिक्यूल हासिल करने के लिए हमें कम से कम इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल से ये हो जाता है। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका जो डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म होगा वो होगा, हम यहाँ पे जो भी स्टेप लिख रहे हैं, जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं, वो किसका लिख रहे हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो ओजोन के मैकेनिज्म की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही ओजोन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड का मैकेनिज्म हमने लिखा, उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखी, उसमें सिर्फ इथिल आयोडाइड का एकलौता एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दूसरा हम देख सकते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल। तो बायोमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है, देखो ट्वाइस HI गिव्स H2 एंड I2। अब H2 का मॉलिक्यूल एक भी तैयार करना हो तो 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत है। I2 का मॉलिक्यूल एक भी तैयार करना हो तो 2 आयोडीन मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए, 2 आयोडीन के लिए कम से कम हमें 2 HI के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अगर मैं एक HI का मॉलिक्यूल, देखो मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको यहां पे बता दिया कि मॉलिक्यूलरिटी जब डिफाइन करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलना है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऐसा बोलना है। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मोल नहीं समझना है, क्या समझना है? मॉलिक्यूल्स की संख्या समझना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल HI का लेता तो कभी भी H2 नहीं बनता, कभी भी I2 नहीं बनता। H2 एंड I2 बनाने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन के लिए 2 HI मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि डिकम्पोजिशन ऑफ HI के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कम से कम 2 तो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, और इसलिए इसका एग्जाम्पल, इसका टाइप कौन सा होगा? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों कौन सा? डिकम्पोजिशन ऑफ HI। बराबर है।
उसके बाद हम डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 भी देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, ट्वाइस NO2 गिव्स ट्वाइस NO प्लस O2। तो ये NO2 का डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए क्या है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ट्वाइस NO2 गिव्स ट्वाइस NO प्लस O2, ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2। ये किसका एग्जांपल है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मैकेनिज्म इज अ बंच ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, और एलिमेंट्री स्टेप है, जितनी एलिमेंट्री स्टेप होंगी उतना हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। समझो ओजोन का डिकम्पोजिशन ऐसे होता है बच्चों, ओजोन गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड ओजोन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स O2। अब ये मैकेनिज्म है ओजोन के डिकम्पोजिशन का, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है। इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी, क्या मिलेगा, ट्वाइस O2। बराबर है? नहीं, यहां पे कुछ तो भी गलत हो गया। देखो O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, O3 प्लस O गिव्स O2 प्लस O2, मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे थ्राइस O2 मिलेगा। बराबर है? रिएक्शन बैलेंस करने में गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ नहीं करना है आपको, शांति से जाना है। तो ओजोन का डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिखा है। फर्स्ट स्टेप में O3 का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा O2 एंड O में, ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। ये दूसरी एलिमेंट्री स्टेप है, ये पहली एलिमेंट्री स्टेप है, दूसरी एलिमेंट्री स्टेप। दूसरे एलिमेंट्री स्टेप को मैं देखूंगा तो दूसरे एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी सेकंड स्टेप का कितना रहेगा, 2। तो मैकेनिज्म में जितनी स्टेप होंगी उन सारे स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए आपको सिर्फ मैकेनिज्म की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताना चाहते हो तो आपको मैकेनिज्म की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखना पड़ेगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए वो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म के हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी पूछी गई तो आप बता सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेप मैकेनिज्म की एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो ये सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मैं कितनी बताऊंगा, 2 बताऊंगा। समझ में? तो यहां पे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस O2, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितने है बच्चों, 2 है। उसके बाद है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम एग्जांपल देख सकते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में एग्जांपल हम देख सकते हैं, ट्वाइस NO प्लस O गिव्स ट्वाइस NO2। तो ये एक रिएक्शन है, ट्वाइस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस NO2। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है किसी तो भी रिएक्शन का। इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व हुई है भाई, 3, इसलिए किसका एग्जांपल है, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल आपको याद रखना है, क्योंकि ये किताब में दिए हुए हैं तो आपको ये पूछे जाएंगे बच्चों, और ये पूछे जाएंगे तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए मॉलिक्यूलरिटी आप थियोरेटिकली बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मैकेनिज्म लिखते आना चाहिए। मैकेनिज्म लिखने के लिए आपको उतना नॉलेज चाहिए, मतलब मैकेनिज्म लिखते आ गया तो मॉलिक्यूलरिटी बताते आएगी थियोरेटिकली। ऑर्डर बताने के लिए आपको थियोरेटिकली जाते ही नहीं आएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके ही काम बनाना पड़ेगा। बराबर है? तो मॉलिक्यूलरिटी बतानी हो तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बताते आना चाहिए, आरडीएस ढूंढते आनी चाहिए, और फिर आप मॉलिक्यूलरिटी बता पाओगे थियोरेटिकली। तो ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल को आपको लर्न करना पड़ेगा। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। हायर मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। ऐसा समझो कि 10-15 करोड़ रिएक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें एक आधी रिएक्शन मिलेगी मॉलिक्यूलरिटी 4 वाली। मैंने क्या कहा, 10-15 करोड़ रिएक्शन को जब स्टडी करोगे तब एक आधी रिएक्शन मिलेगी आपको जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होंगी, 4। तो मोर कॉमनली हमें यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही देखने को मिलती है।
ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी रेयरली देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, बराबर है। तो मैकेनिज्म में अगर 10 स्टेप है तो आप उन 10 स्टेप के लिए भी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। लेकिन आपको ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछी गई तो आपको सिर्फ किसे देखना पड़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, क्योंकि वही होल एंड सोल रेट क्या करती है, डिटरमाइन करती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था बच्चों मॉलिक्यूलरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या देखा है। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रल, always positive integral, it is never negative, it is never fractional, its value is 1 2 और 3। इनके अलावा हमें अलग वैल्यूज देखने को नहीं मिलती, बराबर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। एंड मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर 0, ये भी पॉइंट हम बता सकते हैं। नेवर फ्रैक्शनल, नेवर 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 1। ये अब एक ही स्टेटमेंट बता दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 1। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके पॉइंट्स हैं, ये समझ में आया। तो ये था मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर से हम रिएक्शन को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी भी हमने देख लिया है। अब ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस बताओ, तो आप बता सकते हो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। Order possess all sorts of values, that is positive, negative, fractional, integral. Molecularity possess only positive integral values. Order can be negative, molecularity is never negative. Order can be fractional, molecularity is never fractional. Order can be zero, molecularity cannot be zero. देखो ऐसी कोई रिएक्शन होगी क्या जिसमें कोई रिएक्टेंट नहीं है फिर भी प्रोडक्ट मिल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मतलब बिना रिएक्टेंट की रिएक्शन होती नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर 0, बराबर है। मॉलिक्यूलरिटी किसकी निकाली जाती है? मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आरडीएस चाहिए या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन चाहिए। मतलब मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आपको कंपल्सरीली एलिमेंट्री रिएक्शन को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपने देखी तो देखते बराबर आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते हो, बराबर है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2, ऐसा कुछ तो भी रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं अब देखना पड़ेगा। ऐसा समझो रिएक्शन बैलेंस है, तो रिएक्शन देख के मैं मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकता। मुझे मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए उसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना पड़ेगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज एलिमेंट्री स्टेप। मतलब मॉलिक्यूलरिटी बतानी हो तो एलिमेंट्री रिएक्शन को ही कंसिडर करना पड़ता है। मतलब मॉलिक्यूलरिटी ये जो कंसेप्ट है इट इज एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। और ऑर्डर किसकी निकाली जाती है? तो ऑर्डर निकालने के लिए रिएक्शन का नेचर कॉम्प्लेक्स चाहिए कि एलिमेंट्री चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ऑर्डर हम किसी की भी निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, चाहे वो रिएक्शन ओवरऑल हो या फिर एलिमेंट्री हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो या एलिमेंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू बोथ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, बराबर है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम बता सकते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में। तो अगर आपको बोर्ड में सवाल आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू पता चल गई तो आपको क्या पता चलेगा? मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू अगर आपको पता चलती है तो आपको पता चलेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व हुई है। अगर मैं आपको कहूंगा कि XYZ रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कम से कम 2 स्पीसीज होनी चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी 1 है मतलब उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 स्पीसीज है, ये पता चलेगा। मतलब आपको अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताई गई तो आप उसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ आइडिया कलेक्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म। तो ऑर्डर की वैल्यू पता चल गई तो मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू पता चल गई तो आप मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता सकते हो। तो molecularity gives idea about the mechanism of reaction, but order of reaction does not provide any information about the mechanism of reaction.
तो ऐसे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में क्या कर सकते हो बच्चों, लिख सकते हो। बराबर है। ऑर्डर कैसे मिलती है? ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट ऑब्टेनिंग अ रेट लॉ। तो रेट लॉ मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिखाई देंगे, उनकी पावर्स की सम करेंगे तो हमें ऑर्डर मिलेगी। तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन। मॉलिक्यूलरिटी के लिए हमें मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखना पड़ेगा। समझ में? तो इतने सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, आज यहीं पे रुक जाते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।